हेलो। हाँ जी बेटा। एनीबडी देयर? गुड इवनिंग बेटा। अनुष्का, कैसे हो? आवाज आ रही है ना? चलो बढ़िया है। तो देखते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप कीजिएगा। हाँ, किस किसने ज्वाइन किया है? तन्मय त्रिपाठी, गुड इवनिंग बेटा। तन्नू सिंह, गुड इवनिंग। सौरभ यादव ने ज्वाइन किया है। हाँ बच्चे लोग, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीबडी? तन्नू बेटा, आवाज आ रही है? हर्षित, आवाज आ रही है? सौरभ यादव, मेरी आवाज आ रही है ना? तन्मय त्रिपाठी, आवाज आ रही है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। उज्जवल नारायण, आवाज आ रही है? हाँ बेटा उज्जवल, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज हम प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट मूवमेंट्स के बाद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। वैसे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम स्टार्ट कर चुके थे। वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। तो प्लांट मूवमेंट खत्म करने के बाद हम एनिमल्स का नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। राइट? देखिए भाई, प्लांट्स तो वैसे मूव करते नहीं है। दे आर फिक्स्ड टू अ प्लेस, है ना? रयान, पिछली बार क्लास क्यों नहीं की बेटा? प्रियांशु सिंह, रेयान, मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है ना? सुन पा रहे हो मेरी आवाज? हाँ रेयान बेटा, पिछली बार क्लास में थे नहीं, आप कहां थे? तो मैं क्या बोलने वाला था? प्लांट्स तो वैसे फिक्स्ड होते हैं। दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। हाँ, दे कैन नॉट मूव। चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। वैसे भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जाएगा, तो अच्छा है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हम प्लांट मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट मूवमेंट्स, हमको तो पता ही है प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं। दे आर फिक्स्ड टू अ ग्राउंड। एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी प्लांट में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती ही रहती है। ठीक है ना? प्लांट्स कैन नॉट मूव,
but they show little bit of movement. Good evening बेटा दीक्षा. वैसे तो जैसे एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसी मूवमेंट यूजुअली प्लांट्स नहीं दिखाते. हाँ, कुछ हल्की सी मूवमेंट्स प्लांट्स में होती हैं इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई. हम उन्हीं मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना जी. देखिए, प्लांट्स में बेटा मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं. द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक, उनको हम डायरेक्शनल मूवमेंट्स बोलते हैं. डायरेक्शनल मूवमेंट्स. गुड इवनिंग प्रियांशु सिंह. दूसरा, those movements that are independent of direction. फर्स्ट वन मैंने लिखा डायरेक्शनल मूवमेंट्स, दूसरा मैं लिख रहा हूं मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. अब पहले हमको समझना पड़ेगा ये स्टिमुलस क्या चीज है. Directional movements are the movements which are dependent on the direction of the stimulus. Dependent on direction of the stimulus. Dependent on dependent on directions of stimulus. बेटा तनु, जितना रिकॉर्डेड वीडियो होगा हम लोगों के पास उतना आपको मिलेगा. अब जितना नहीं मिलेगा, जितना नहीं होगा, उसका हम बाद में देख लेंगे क्या करेंगे. ठीक है ना. फिलहाल आप यहां पे फोकस कीजिए. मैंने कहा प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स. डायरेक्शनल मूवमेंट्स का मतलब है ऐसी मूवमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. अब ये स्टिमुलस क्या है, पहले हम स्टिमुलस की बात करेंगे. व्हाट इज अ स्टिमुलस? स्टिमुलस मतलब चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हुई और उस चेंज से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई फर्क पड़ा, तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाली चेंज को हम स्टिमुलस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंसान का एग्जाम्पल दूंगा. अभी गर्मी का मौसम है, हाँ, तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहने हैं, है ना. जब विंटर स्टार्ट होगा तो बाहर टेम्परेचर डाउन होगा, तो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो गया. पहले टेम्परेचर हाई था, मौसम चेंज होने से टेम्परेचर डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे इस टेम्परेचर डिक्रीज होने से कुछ इफेक्ट होगा. एंड व्हाट विल वी डू? हम इस कम टेम्परेचर से, ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करेंगे ना अपने आप में. या तो हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, या तो हम गर्म कपड़ा पहन के अपने आप को बचाएंगे. सिमिलर इज द केस विद अदर एनिमल्स. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, उस चेंज से एनिमल या प्लांट की बॉडी में अगर कुछ इफेक्ट हुआ, तो ये एनिमल या प्लांट उस चेंज के अगेंस्ट कुछ रेस्पॉन्स दिखाएगा. जैसे हमने क्या रेस्पॉन्स दिखाया, बाहर ठंड बढ़ गई, हमने रेस्पॉन्स दिखाया, हमने गर्म कपड़ा पहन लिया. ठीक है ना जी. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, उस चेंज से एनिमल की बॉडी में कुछ इफेक्ट हुआ, तब जाके इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उस चेंज के अगेंस्ट कुछ किया. जो इस बंदे ने किया उसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं. इज इट ओके? ऐसी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलस. इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूं. राइट. अभी देखो, मैंने कहा कि प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट होती है. एक विच आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब ऐसी मूवमेंट जो देखेगी, जो डिपेंड करेगी कि स्टिमुलस कहां से आएगा. फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको बताऊंगा प्लांट्स में मूवमेंट्स होती हैं विच आर नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स. राइट. दूसरा, which are known as geotropic movements. Right. Third one, which are known as hydrotropic movements. Fourth one, which are known as, चलो लिखा मैंने, अभय ने कहा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स. बहुत सारी है. एक और लिखूं मैं, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स. थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स. ये सारी मूवमेंट्स राइट फ्रॉम फोटोट्रॉपिक से लेके थिग्मोट्रॉपिक तक, ये सारी मूवमेंट्स बेटा है डायरेक्शनल मूवमेंट्स. मतलब प्लांट्स में ये सारी मूवमेंट्स होती हैं स्टिमुलस के डायरेक्शन के हिसाब से. जिस साइड से स्टिमुलस आएगा मूवमेंट उसी तरफ प्लांट करेगा. ऐसी मूवमेंट्स जो डायरेक्शन के हिसाब से होती हैं, ऐसी मूवमेंट्स जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ऐसी मूवमेंट्स को बेटा हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं. दे आर जनरली नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स. क्लियर है ना? इनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं. और प्लांट्स में बहुत तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स की. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आसान सा सिंपल सा पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं. वो पिक्चर हम यहां पर दिखाएंगे. थोड़ा सा आप सब्र कीजिए. पिक्चर लाने में मुझे आधा 1 मिनट लग सकता है. राइट. ये देखिए बेटा, हाँ जी, ये आ गया पिक्चर. बहुत ही फनी सा पिक्चर आपको मैंने यहां पर दिखा दिया. लेकिन ये फनी पिक्चर का मीनिंग बहुत जबरदस्त है. इट हैज गॉट अ वेरी गुड मीनिंग. पिक्चर दिखाई दे रहा है ना? इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? जी, सबको दिखाई दे रहा है. ओके. सिंपल सा पिक्चर है. कुछ इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. देखिए, ये एक प्लांट है, एक ट्री है, एक प्लांट है. और ये प्लांट क्या काम कर रहा है? यहां पर सन है. सनलाइट देखो कहां से आ रही है. सनलाइट का डायरेक्शन देखो. प्लांट प्लांट का जो शूट है, शूट मतलब स्टेम, ये शूट हमेशा सनलाइट की तरफ बेंड होगा. जिस साइड से सनलाइट आएगा उसी साइड की तरफ बेंड होगा. अब आप बोलोगे सर फिर प्लांट्स बेंड क्यों नहीं होते, प्लांट्स स्ट्रेट क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, लाइट कहां से आ रही है प्लांट के पास? ऊपर से आ रही है, आसमान से आ रही है. बिकॉज सन इज प्रेजेंट इन द आसमान, सन इज प्रेजेंट इन द स्काई. तो ऊपर से लाइट आ रही है. दैट इज वाई प्लांट का जो शूट है, शूट बोले तो प्लांट का स्टेम पार्ट जो जमीन के ऊपर होगा उसको हम शूट बोलेंगे. प्लांट का शूट उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ से लाइट आ रही है. इज इट ओके? आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो. एक रूम ले लो, रूम का जो खिड़की है खिड़की बंद कर लो, पूरा डार्क रूम कर दो, लाइट रखो ही नहीं रूम में. अब एक खिड़की के ऊपर छोटा सा छेद कर दो, होल कर दो, और टेबल पे एक गमले वाला प्लांट रखो.
4-5 दिन इस प्लांट को, इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखो। बस डार्क रूम में एक खिड़की के ऊपर एक होल कर दो जहां से लाइट आए। आप 5-6 दिन के बाद देखोगे इस पॉटेड प्लांट का जो शूट होगा वो उसी साइड बेंड हुआ होगा जिस साइड से लाइट आ रहा होगा। सेम कहानी यहां पर दिखा रहा है। ट्री शूट इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट, मैंने कहा ऐसी मूवमेंट्स जिनमें प्लांट मूव करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यहां पर स्टिमुलस क्या है? द स्टिमुलस इज सनलाइट, और प्लांट ने रेस्पॉन्स दिखाया इसी सनलाइट के अगेंस्ट। क्या रेस्पॉन्स दिखाया? ये सनलाइट की डायरेक्शन में ही मूव किया, तो ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट? यहां पर स्टिमुलस सनलाइट है, तो जब स्टिमुलस सनलाइट होगा और प्लांट सनलाइट के तरफ ही, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट की तरफ ही मूव करेगा, ऐसी मूवमेंट्स को हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, फोटोट्रॉपिज्म लिख सकता हूं मैं। अब आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्यों नहीं लिखा? बेटा मैंने यहां पर शूट की बात की है। आप याद रखोगे प्लांट्स का जो शूट है, शूट्स ऑलवेज शो, shoots of the plants always show what? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये हमेशा लाइट की तरफ ही बेंड होगा। एंड अगर प्लांट के रूट का बात करेंगे, रूट ऑफ द प्लांट, रूट ऑफ द प्लांट, आप बताओ रूट कहां पर जाएगा? रूट ना जमीन के नीचे जाएगा, वो सनलाइट से दूर चला जाएगा। देयरफॉर रूट ऑफ द प्लांट क्या करेगा? शो, इट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखो कितना आसान है। प्लांट में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं। एक, सम पार्ट ऑफ द प्लांट मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इस वाले हमको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सम पार्ट ऑफ द प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कौन दिखाता है? रूट ऑफ द प्लांट। एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कौन दिखाता है? शूट ऑफ द प्लांट। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना? तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो, मैं अगले पेज पे चलूंगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और डन लिख के भेज दो जल्दी। ओके, वेरी गुड, हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए हम चलते हैं अगले पेज पे। यस, सेकंड वन इज, दूसरा टाइप का मूवमेंट हम बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात चल रही है, राइट? एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने क्या कहा? दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स इन प्लांट्स विच डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ओके, ये क्या काम करते हैं? ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जहां से स्टिमुलस आएगा उसी साइड मूवमेंट दिखाएगा। एक हमने इसमें फोटोट्रॉपिज्म डिस्कस किया। लेट अस डिस्कस अनदर वन, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी। यहां पर स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी, राइट? तो ये दिखाने के लिए अगेन हम एक आसान सा पिक्चर लाएंगे।
ये देखिए, बस मैंने पिक्चर लाया, वेरी इजी पिक्चर, बहुत आसान पिक्चर है, उसको हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, पुरानी वाली पिक्चर के ऊपर पेस्ट मार देंगे। ये देखो भाई, आसान सा पिक्चर है, इसमें भी अच्छे से दिखाएगा, यू कैन सी। पिक्चर सही है ना, अच्छा है ना पिक्चर। देखो, तो ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हमने कहा ये सॉइल से ऊपर है, तो सॉइल से ऊपर वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, शूट। और अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, शूट क्या होता है, शूट मूव करता है सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ, तो शूट हुआ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और रूट मूव करता है सनलाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट, ये रहा रूट, इसको हम बोलेंगे रूट क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना। बट अब देख लो ना, ये रूट मूवमेंट कर रहा है नीचे की तरफ, ऑल्दो ये सनलाइट से दूर जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। किसकी तरफ, किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है ना। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई प्लांट का पार्ट ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, हम बोलेंगे वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड इज शोइंग व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग पॉजिटिव ग्रेविटी, बोले तो जियोट्रॉपिज्म। तो प्लांट्स का जो रूट होता है वो ग्रेविटी की तरफ मूव होता है एंड इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन शूट जो होगा, शूट, शूट शोज नेगेटिव व्हाट, शूट क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो हम याद रखेंगे, shoots are negatively geotropic but positively phototropic. Roots are positively geotropic but negatively phototropic. Is it okay? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। तो जियोट्रॉपिज्म भी बेटा दो टाइप का हो सकता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। Negative geotropism is shown by shoots of the plants and positive geotropism is shown by roots of the plants. Is it clear? इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना। ओके, लेट अस गो। हमने तीसरा वाला क्या लिखा था, जरा हम देखें पहले। पहला तो हमने फोटोट्रॉपिज्म लिखा था, दूसरा जियोट्रॉपिज्म। हाँ जी, तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा कीमोट्रॉपिज्म। चलो बेटा हम लिखेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसी पेज पे हम बताएंगे। वेट, थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट, थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाँ जी, तो यहां पर हाइड्रो का मतलब है वाटर, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। तो हियर स्टिमुलस इज वाटर, स्टिमुलस क्या है, वाटर। मतलब यहां पर प्लांट पार्ट विल शो इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। आप लोगों को बेटा बता दूं मैं एक बात, सॉइल के अंदर रूट्स जाते हैं ग्रेविटी की तरफ, लेकिन रूट्स ग्रेविटी में भी उसी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर इनको पानी मिलेगा। तो रूट्स ऑल्सो मूव, दे मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, लेकिन दे ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करना है। तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहां पर। पहले तो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट टुवर्ड्स, movement towards the direction of water.
movement towards the direction of water. Direction of water. Example, roots. Roots show hydrotropism. Which hydrotropism? ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाएगा या नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म? Roots always show which one? Positive hydrotropism. Is it clear? ठीक है ना जी? एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अगेन मुझे डन कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और डन लिख के भेज दो. जल्दी जल्दी, क्विक. बहुत बढ़िया. हाँ जी, अभी 2 बच्चे और हैं. सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? रेयान, अभय, उज्जवल, हर्षित, तन्मय, तनु सिंह, राजश्री वर्मा, अनुष्का, दीक्षा, प्रियांशु, सौरभ यादव. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. देखिए बेटा, मैं चौथा वाला बोलूंगा. द फोर्थ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स इज कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म. इसमें मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूं. वो वाला एग्जाम्पल जो हमको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ना है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमको पढ़ना है. ध्यान से सुनना. तो हेयर कीमो का मतलब है केमिकल. तो यहां पर स्टिमुलस क्या है? केमिकल. केमिकल एक्ट्स एज द स्टिमुलस. प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द केमिकल. तो मैं लिखूंगा मूवमेंट towards some chemical substance. Movement towards chemical substances is known as chemotropism. Okay, इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे. मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब. मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब towards synergid inside the ovule. अब आप बोलोगे सर ये क्या है? हमको कुछ भी समझ नहीं आया. बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है. इज इट ओके? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फ्लावर का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा बेटा. ध्यान से सुनना, फोकस, क्योंकि ये तुमको पढ़ना भी है अगले वाले चैप्टर में. फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर लेके आना चाहता हूं. एक मिनट, डायग्राम ढूंढ रहा हूं. बहुत ही आसान और बढ़िया पिक्चर लेके आऊंगा मैं. आप लोग बड़ा खुश हो जाएंगे. और जो पिक्चर में अभी दिखाने वाला हूं, इस पिक्चर को आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेटा ये पढ़ना है. ये मैंने पेस्ट किया. बताओ कैसा खूबसूरत पिक्चर है ये. सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी. इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? है ना? यस. तो देखते जाओ. ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है. फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये. फ्लावर के पार्ट्स देखो बेटा. एक तो फ्लावर का हैंडल है. फ्लावर के हैंडल को हम, वैसे तो इसने पेडंकल लिखा है, चलिए फ्लावर के हैंडल को पेडंकल, पेडंकल नहीं बोलते, एक्चुअली पेडिसल बोलते. मैं इसको चेंज कर दूंगा. पेडंकल कुछ दूसरी चीज है. पेडिसल.
पेडिसल फ्लावर का वो हैंडल है जिस हैंडल से ये ब्रांच के साथ जुड़ा होगा। अब देख लो, पेडिसल से ग्रीन कलर पत्ते जैसे निकल रहे हैं। हाँ, दीज ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेपल्स। एक को सेपल बोलेंगे, लेकिन एक नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे, 5 6 7 8, बहुत सारे होंगे। अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, group of sepals is known as calyx, calyx। उसके बाद ये कलर्ड वाले को पेटल बोलते हैं। एंड अगेन, अगर एक है तो पेटल, लेकिन अ ग्रुप ऑफ पेटल्स को बेटा कोरोला बोलेंगे। कोरोना नहीं, कोरोला, राइट। हाँ जी। अब देखो, इस हैंडल के ऊपर ये एक थर्मोस लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये इस थर्मोस लाइक स्ट्रक्चर का ये राउंडेड पोर्शन, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, देख लो भाई, दिस सर्कुलर पार्ट। इस सर्कुलर पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं? दिस सर्कुलर पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओवरी के साथ एक लंबी सी गर्दन जुड़ी होती है। दिस लॉन्ग नेक इज नोन एज स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर ये थोड़ा सा फ्लैटेंड पार्ट होता है, इट इज नोन एज स्टिग्मा। ये तीनों चीजें क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवरी, all these three are collectively known as कार्पल। तो मतलब ये जो पूरा यहां से यहां तक स्ट्रक्चर है, इसको हम कार्पल बोलेंगे। दिस, ये लंबा सा ऐसे, इट इज द कार्पल। और कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ होता है क्या? ओव्यूल। अब सवाल यह है कि ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल होगा भाई? डिपेंड करता है। कुछ फ्लावर्स के ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, कुछ फ्लावर्स की ओवरी में मल्टीपल नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। आपने मैंगो खाया है? आम खाया है ना? मैंगो, यस। तो आम के अंदर कितना गुठली होता है बताओ मुझे? एक। इसका मतलब जिस ओवरी से आम बनेगा, उस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल था। आपने एप्पल खाया है? यस। एप्पल के अंदर कितने सीड्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं ना, मेनी सीड्स। इसका मतलब जिस ओवरी से एप्पल बना है, उस ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल था। अब आप बोलोगे सर ये ओव्यूल और सीड का क्या कनेक्शन है? ओवरी और फ्रूट का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बेटा। जब ये ओवरी पक जाएगा ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, और जब ओव्यूल पकेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सीड। समझ आई बात? अगर मैं आपको मैंगो की बात बोल रहा हूं, मैंगो मतलब ये एक ओवरी था, उसी से मैंगो फ्रूट बना। और मैंगो के अंदर का गुटली पहले एक ओव्यूल था, उसी से मैंगो सीड बना। एप्पल एक ओवरी था, तब जाके एप्पल बना, और एप्पल के अंदर जो ओव्यूल थे, दे वर कन्वर्टेड इनटू द सीड। समझ रहे ना बात? तो ये कार्पल है, कार्पल। कार्पल यहां से यहां तक। कार्पल के बेटा 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ओव्यूल एक भी हो सकता है, मेनी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट। ओके, इज इट क्लियर? इस कार्पल का बेटा दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। पिस्टल बोलो या कार्पल बोलो, एक ही बात है। और इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। और कार्पल है क्या भाई? इट इज रिगार्डेड एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये। क्लियर है ना? एम आई राइट? एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग मी? हैं जी। अब देखो, इस फ्लावर में बेटा कार्पल और या पिस्टल जो है,
इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। ये देखो, ये लंबी सी चीज, ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक, ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है ये। इस स्टेमन के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, देख सकते हो। एक स्टेमन में लंबा सा हैंडल होता है, ये स्टेमन के हैंडल को बेटा हम फाइलामेंट बोलते हैं। और इस फाइलामेंट के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, दिस इट इज नोन एज एंथर। तो स्टेमन का लंबा सा हैंडल बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलामेंट। और फाइलामेंट के ऊपर होगा एंथर। एंथर एंड दिस वन इज फाइलामेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मजेदार है। ठीक है, इस फ्लावर में आपको यही चीजें दिख रही है ना, तो याद रखना है आपको। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द, ये स्टेमन है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पल या पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। कार्पल की ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है ना बेटा? एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मुझे याद है ना तुम लोग को, मुझे समझाना क्या है। आई हैव टू एक्सप्लेन कीमोट्रोपिज्म। अभी हमने कीमोट्रोपिज्म के बारे में एक बात भी नहीं बोली, मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो पहले। ओके ओके, जल्दी। हो गया ना? हर्षित, अभय, तनु सिंह, दीक्षा, सौरभ यादव, रेयान, तन्मय त्रिपाठी, बाकी लोगों ने लिया ही नहीं। राजश्री वर्मा, वेरी गुड। अनुष्का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। उज्जवल, ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा नेक्स्ट पेज हमारा। ये डायग्राम मुझे फिर से चाहिए। हाँ जी बेटा, एक काम करता हूं, ये जो मैंने कार्पल लिखा, कार्पल का मैं अलग से यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं जूम करके। ये मान लो एक कार्पल है। मैंने कहा कार्पल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज द ओवरी। ठीक है ना जी? ध्यान से सुनना, मैंने कहा कार्पल की ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। चलिए मान लीजिए बेटा, इस कार्पल की ओवरी में एक ही ओव्यूल था। अब देखो वो ओव्यूल कैसा होगा। मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। सपोज इस ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल था, और ये ओव्यूल कुछ इस तरह का होगा। है ना जी? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। एक काम करते हैं, इस ओव्यूल को बेटा यहां पर जूम करके ड्रॉ करते हैं।
लेट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। कैसा है ये ओव्यूल देख लो, बड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ओव्यूल का ड्रॉ करने वाला। इस ओव्यूल में दो कवरिंग्स होती हैं बेटा, याद रहे कवरिंग्स को हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये रहा इंटेग्यूमेंट। कितने इंटेग्यूमेंट्स होंगे? दो। ये रहा एक, और अंदर से एक और। ये देखो भाई, दिस इज द सेकंड इंटेग्यूमेंट। ओके, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं। ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटर में आप देखोगे बड़ा सा एक, ये भाई ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बच्चे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव समझते हो ना? न्यूट्रिटिव मतलब जो न्यूट्रिशियस हो, जो न्यूट्रिशन दे। इस न्यूट्रिशियस टिश्यू को बेटा हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन इज नोन एज न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये देखो, ये रहा एग। एग समझते हो? ओवम, फीमेल गैमीट या एग। एग के बगल में बेटा दो सेल्स होती हैं, और मैं अलग कलर से उनको ड्रॉ करने वाला हूं। एग के बगल में दो और सेल्स होंगी। ये देखिए, ये रहा एक और ये रहा दूसरा, जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ की है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पर और तीन सेल्स होंगे, उनको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करने वाला हूं। ये देखिए, एक, दो, तीन। बहुत बढ़िया। अब देखो, इस ओव्यूल के ऊपर एक पोर होगा। पोर समझते हो ना? होल, छेद। उस पोर को बेटा हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये रहा पोर, ये रहा छेद। इसी पोर को हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला हिस्सा, दिस पार्ट, ओव्यूल का ये वाला पार्ट, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो होगा बेटा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कलाजा। CHALAZA। अब सुनो, कलाजा के एंड पे जो एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स होते हैं, जिनको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रीन कलर के सेल्स कहां पर? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, जो कलाजा की तरफ होंगे। इन तीनों के तीनों ग्रीन कलर के सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं? ये तीन, है ना। और ये तीनों के तीनों सेल्स बेटा एन है। एन बोले तो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में काफी बार समझा चुका हूं। हैप्लॉइड मतलब इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में नहीं होंगे। एंटीपोडल सेल्स कहां पर हैं? एंटीपोडल सेल्स कहां पर हैं बेटा? एंटीपोडल सेल्स कलाजा के एंड की तरफ है। मतलब में हम लिख सकते हैं दे आर टुवर्ड्स कलाजल एंड। टुवर्ड्स कलाजल एंड। कलाजल एंड। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि हमको ये पढ़ना भी है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। आपका डबल रिवीजन होगा, है ना जी। अब देखो, ये वाला जो एंड है माइक्रोपाइलर एंड, है ना। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखो, जो सेंटर में सेल है जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है,
इस सेंटर वाली सेल को बच्चे हम बोलते हैं एग या ओवम, और इस एग के बगल में दो सेल्स और हैं, उनको हमने पिंक कलर से ड्रॉ किया हुआ है। इन सेल्स को हम साइनरजिड्स बोलते हैं। ये रहा साइनरजिड्स, दो साइनरजिड्स, दो साइनरजिड्स के बीच में एक एग है ना। तो दो साइनरजिड्स प्लस वन एग, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तीन सेल्स को हम एग एपैरेटस बोलते हैं। एग एपैरेटस, है ना जी। एग एपैरेटस में एग जो है, एग भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड बोले तो एन, साइनरजिड्स दोनों के दोनों हैप्लॉइड है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक ओवरी के अंदर एक या मल्टीपल नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, डिपेंड करता है। और ओव्यूल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया अंदर से। ओव्यूल में दो कवरिंग्स होती हैं, उनको हम इंटेगमेंट्स बोलते हैं। इंटेगमेंट्स के अंदर एक न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है जिसको हम न्यूसिलस बोलते हैं। न्यूसिलस के अंदर एक सैक होता है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर कितने सेल्स? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तीन सेल्स, उनको हम एग एपैरेटस बोलते हैं। एग एपैरेटस में सेंटर में एग होगा और बगल में दो साइनरजिड्स। कलाजल एंड की तरफ तीन हैप्लॉइड सेल्स होंगे, उनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। प्लस अभी खत्म नहीं हुई कहानी, इस एम्ब्रायो सैक के सेंटर में, एम्ब्रायो सैक के सेंटर में दो न्यूक्लियस होते हैं। यहां पर एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा। बेटा जी, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लिय होते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लिय। पोलर न्यूक्लिय, सोच लो जरा, एक ओव्यूल के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। पोलर न्यूक्लिय भी हैप्लॉइड ही हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लिय, है ना। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आई बात? समझ आई बात? इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो टेल मी, आई एम हियर। हाँ, सौरभ यादव, प्रियांशु सिंह, रेयान, अभय, उज्जवल, अनुष्का, राजश्री, हर्षित, तन्मय त्रिपाठी, तनु सिंह, किसी भी बच्चे को, किसी भी बंदे को अगर कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं अगले पेज पे। ओके, नो डाउट, लेट अस मूव। Let us move to the next page. ये हमारे साथ साथ रहेगा, ये बंदा हमारे साथ साथ ही रहेगा अभी। ओके, अब देखिए, तो हमारे पास क्या है अभी? एक कार्पल है, कार्पल के अंदर एक ओव्यूल है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, फिलहाल हमने सपोज किया एक ही है। ओव्यूल के अंदर एग है, साइनरजिड्स है, एंटीपोडल सेल्स है, वेयर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना। तो ये रहा यहां पर एग, ये रहे यहां पर पोलर न्यूक्लिय। एग के बगल में, एग के बगल में क्या था? एग के बगल में साइनरजिड्स, और यहां पर तीन सेल्स और हैं, उन तीन सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। यही है ना कहानी। अब देखो, जो बेटा स्टेमेन था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये रहा फिलामेंट और ये रहा एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से निकले बहुत सारे छोटे छोटे दाने। These grains are known as pollen grains. Pollen grains। क्या समझे? यही पोलन ग्रेन्स यहां तक पहुंचेंगे। कहां तक? कार्पल के स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन पहुंचा, है ना? कार्पल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचने के प्रोसेस को बेटा बोलते हैं पॉलिनेशन। हमको डिटेल में पढ़ना है पॉलिनेशन, फिलहाल हम इतना ही बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से? फ्रॉम स्टेमेंस, फ्रॉम एंथर, कहां तक? टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये पोलन ग्रेन क्या बला है भाई? क्या चीज है पोलन ग्रेन? तुम लोग बेटा याद रखोगे पोलन ग्रेन में क्या चीज होती है। एक पोलन ग्रेन में एक न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस इज नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस। और इस पोलन ग्रेन, एक सेल ही तो है ये सेल ही है। ट्यूब न्यूक्लियस के अलावा इस पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट्स होते हैं। ये रहा मेल गैमीट एक और ये रहा मेल गैमीट दूसरा। क्या समझे? ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमीट्स, राइट? अब देखो, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ गया, इसने पहचान लिया कि ये मेरे ही प्लांट के फ्लावर का स्टिग्मा है। तो इस पोलन ग्रेन से एक लंबा सा ट्यूब निकलेगा। बेटा वही ट्यूब स्टाइल के थ्रू मूव करेगा और ये ट्यूब पहुंचेगा कहां? ओव्यूल के अंदर। ये ट्यूब पहुंचेगा ओव्यूल के अंदर। समझ रहे हो बात? और ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं ये इसी पोलन ट्यूब, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर आएंगे। अब इस पोलन ट्यूब को कहां जाना है? इसमें दो मेल गैमीट्स है ना, एक मेल गैमीट को एग के साथ फ्यूज होना है, राइट? मैं लिखूंगा वन मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग। दूसरे मेल गैमीट का क्या होना है? वो इन पोलर न्यूक्लिय के साथ फ्यूज होगा। अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लिय, राइट? लेकिन ओव्यूल में पहुंचने के बाद इसको एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है। और कहां जाना है इसको? इस पोलन ट्यूब को बेटा एग तक पहुंचना है। इस पोलन ट्यूब को एग की तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? यहां पर आता है काम साइनर्जिड्स का। ये जो साइनर्जिड्स है बेटा, देखो अगर मैं यहां पर एम्ब्रियो सैक को जूम करके ड्रॉ करूं फिर से, ये रहा एम्ब्रियो सैक। मैंने कहा एम्ब्रियो सैक में यहां पर एग है ना जी? और एग के बगल में दो साइनर्जिड्स हैं बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मजेदार। ये रहा साइनर्जिड, ये रहा साइनर्जिड। ये साइनर्जिड्स बेटा कुछ केमिकल्स सीक्रेट करेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करेंगे। दोनों में से एक साइनर्जिड केमिकल्स ट्रीट करेगा। दीज आर द केमिकल्स। ये केमिकल्स बेटा पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बाहर पोलन ट्यूब था, इधर देखो ये था पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब इन्हीं केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होते होते
यहां पर पहुंचेगा। समझ आई बात? एग के साथ टच करने के बाद ये क्या काम करेगा, एक मेल गैमीट को एग में छोड़ देगा और दूसरा मेल गैमीट बाद में इन दोनों के पास जाएगा। यही मैं बोलने वाला था। यहां पर अट्रैक्शन हुआ किसका? अट्रैक्शन हुआ पोलन ट्यूब का। किसकी तरफ पोलन ट्यूब का अट्रैक्शन हुआ? केमिकल्स की तरफ। वो केमिकल्स किसने स्क्रीट किए? साइनर्जिड ने स्क्रीट किए। तो मैं बोलूंगा पोलन ट्यूब मूव कर रहा है कौन से स्टिमुलस की तरफ? केमिकल्स की तरफ। वो केमिकल स्क्रीट किसने किए? साइनर्जिड ने। क्यों किए? क्योंकि इसको पोलन ट्यूब को पहुंचाना था एग तक, ताकि पोलन ट्यूब मेल गैमीट रिलीज करके एग के साथ फ्यूज करा दे। समझ आई बात? सो व्हाट कैन वी राइट? मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब हम लिख चुके हैं। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स टुवर्ड्स केमिकल्स। हाँ, किसकी तरफ? केमिकल्स की तरफ। कहां से आए? secreted by साइनर्जिड्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। बताओ, समझ आया? आगे क्या होगा मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला, दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होगा। जब एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मेल गैमीट हैप्लॉइड था, एग भी हैप्लॉइड था। दूसरा मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होगा। देखो, मेल गैमीट हैप्लॉइड, मेल गैमीट एन, दो पोलर पोलर न्यूक्लियर एन, तो n+n+n बन गया 3n, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे क्या होगा हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में फिर से रिपीट करेंगे। बस हमको यहां पर इतना बोलना था कि कीमोट्रॉपिज्म, पोलन ट्यूब के अगेंस्ट कीमोट्रॉपिज्म कैसे होता है। तो पोलन ट्यूब क्या है जब तक पता नहीं होगा तब तक मैं कीमोट्रॉपिज्म कैसे समझा पाता। समझ आई बात? अब ये कहानी समझ आई ना बेटा? हाँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो फिर डन लिख के जल्दी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा नेक्स्ट पेज है ये। नेक्स्ट हम एक और ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, तो थिग्मो मतलब टच, तो here stimulus is the touch। मतलब कहने का यह है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट या मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टच, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टच इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम ढूंढ रहा हूं, वेट कीजिएगा।
मिल गया, बस हो गया। ये हमने एक आसान सा डायग्राम यहां पर पेस्ट करना है। इसी फ्लावर के डायग्राम के ऊपर ही मैं पेस्ट मार दूंगा। बताओ, दिखाई दे रहा है पिक्चर? पिक्चर में कोई दिक्कत है तो बताओ, दिखाई दे रहा है ना? इज इट विजिबल? यस। तो देखो, थिग्मोट्रॉपिज्म देख लो बेटा। कुछ खास नहीं करेंगे हम, बस स्मॉल है क्या? अरे भाई, बट अगर हम इसको ज्यादा जूम करेंगे तो इसका क्वालिटी खराब हो सकता है। अभी देखो, अब साफ है, चलेगा? चलो ठीक है, चलेगा। देख लो हम क्या बोलने वाले हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं। देख लो, ये प्लांट के ऊपर एक छोटा सा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पैदा हुआ है। इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम टिंड्रल बोलते हैं। टिंड्रल। ये टिंड्रल्स स्टेम से भी अराइज होंगे। अगर स्टेम से अराइज हुआ तो हम स्टेम टिंड्रल बोलेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स में लीफ से ही अराइज होता है, ये पूरा का पूरा लीफ है। लीफ से अराइज हुआ तो तब बोलेंगे लीफ टिंड्रल। ये टिंड्रल्स ना बेटा बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं। द टिंड्रल्स आर वेरी सेंसिटिव। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड रिसेप्टिव। अब देखो, टेंड्रल ग्रो हो रहा है, लेकिन यहां पर प्लांट एक वीक स्टेम है, बहुत ही वीक सा प्लांट है। इसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए। जैसे हमारे घर में लौकी का प्लांट होता है। हाँ, लौकी समझते होंगे। बीन प्लांट होता है, वो समझते होंगे। इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। इसीलिए हम इन प्लांट्स के बगल में कुछ डंडी वगैरह, डंडा या कुछ दीवार या कुछ और सपोर्ट रख देते हैं। जैसे ही ये प्लांट का टेंड्रिल ग्रो करेगा, टेंड्रिल ग्रो करते करते सपोर्ट को टच करेगा, तो ये टेंड्रिल उसी सपोर्ट की डायरेक्शन में, टच मतलब टच किसने किया? सपोर्ट ने। तो सपोर्ट ने टेंड्रिल को टच किया, तो टेंड्रिल इसी सपोर्ट की डायरेक्शन में क्या काम करेगा? इसको कॉइल करेगा। टेंड्रिल मैंने कहा बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही टेंड्रिल इस सपोर्ट को टच करेगा, टच मतलब थिगमो, तो ये टेंड्रिल सपोर्ट की डायरेक्शन में ही मूव करके सपोर्ट को क्वाइल कर देगा। देख रहे हो, क्वाइल किया इसने। यहां पर देखो, टेंड्रिल ने सपोर्ट की तरफ ग्रोथ किया। जैसे ही सपोर्ट ने टेंड्रिल को टच किया, तो टेंड्रिल सपोर्ट की डायरेक्शन में मूव करके सपोर्ट को क्वाइल करेगा। इस तरह से टेंड्रिल सपोर्ट को पूरी तरह से ग्रैब करेगा, पकड़ लेगा, और इसी सपोर्ट के सहारे क्लाइंब करेगा। देख लो, stem tendrils help the plants to climb up the support. Leaf tendrils help the plants to climb up the support. ये टेंड्रिल्स प्लांट्स को सपोर्ट के सहारे क्लाइंब करने में मदद करती हैं। कैसे? मैंने कहा टेंड्रिल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। जैसे ही इन टेंड्रिल्स को सपोर्ट का टच मिलता है, ये सपोर्ट की डायरेक्शन में मूव करके सपोर्ट को पकड़ लेते हैं और फिर इसी सपोर्ट के सहारे ग्रो करते हैं। ऐसा वाला मूवमेंट को हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द टच इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्लियर है ना बेटा? इसमें कोई दिक्कत है? एनी डाउट इन दिस? अगर डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी।
जल्दी जल्दी। सारे लोग ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, चलते हैं अगले पेज पे। अब बात करते हैं हम दोज मूवमेंट्स जिनमें मूवमेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। शाबाश। सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट्स वाज मूवमेंट्स independent of the direction of stimulus. Movements which are independent of the direction of stimulus. बच्चा, ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जिनमें डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता? ऐसी मूवमेंट्स को बेटा हम नास्टिक मूवमेंट्स बोलेंगे। दे आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स मतलब स्टिमुलस कहीं से भी आए, प्लांट का पार्ट स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। स्टिमुलस कहीं से भी आए, प्लांट का पार्ट मूवमेंट करेगा, वो मूवमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस आए नहीं आए, जहां से भी आए, मूवमेंट जो होगा वो स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे। चुई मुई प्लांट सुना है? मिमोजा प्यूडिका। रुको दिखाता हूं। ये देखो भाई, देखा है प्लांट? वेरी गुड। बस मैं उस प्लांट के पिक्चर को यहां पर पेस्ट करने वाला। ये लो भाई, पिक्चर क्लियर है ना? हाँ जी। देखो एग्जाम्पल में हम क्या लिखे हैं, हम लिखेंगे मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट। इसको हम आसान भाषा में टच मी नॉट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट इन टच मी नॉट। टच मी नॉट, प्लांट का नाम ही है टच मी नॉट, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। हिंदी में इसको चुई मुई बोलते हैं, है ना? तो किया क्या हमने, बहुत ही इसके लीव्स ना बहुत सेंसिटिव होते हैं बेटा। जैसे ही देखो, पहले देखो, दिस इज बिफोर, बिफोर वाला पिक्चर। जैसे ही लीव्स को टच किया तो लीव्स क्या काम करते हैं, दे फोल्ड अप ऑन टचिंग विद फिंगर्स। आपने पत्ते को टच किया तो इसके लीव्स ना फोल्ड हो जाते हैं, लीव्स फोल्ड होके नीचे की तरफ झुक भी जाते हैं। तो ऑन टचिंग, देखो स्टिमुलस यहां पर कहीं से भी दिया जाए, ऑन टचिंग द लीव्स फोल्ड अप एंड ड्रूप डाउन।
ड्रूप डाउन मतलब झुक जाएंगे। ट्राई किया होगा तुम लोगों ने कभी। स्टिमुलस कहीं से भी आए, इस पत्ते को कहीं से भी टच करो, तो ये लास्ट में करेगा क्या, इसके पत्ते फोल्ड होके थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएंगे। झुकने को हम ड्रूप डाउन बोलते हैं। ड्रूप डाउन होना, ऐसी मूवमेंट्स जिसमें स्टिमुलस कहीं से भी आए लेकिन मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस हो, ऐसी मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। और चुई मुई प्लांट में, मिमोसा प्लांट में, टच मी नॉट प्लांट में टच करने से जो मूवमेंट होती है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। एक और एग्जांपल दूंगा। some flowers some flowers open early in the morning, early in the morning। फूल सुबह सुबह जैसे ही दिन शुरू होता है, हल्की सी सनलाइट आती है, तो सुबह सुबह ये फूल खिल जाते हैं। दे ओपन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड क्लोज लेट इन द इवनिंग। जैसे रात होने वाली है तो ये फूल बंद हो जाते हैं। अब देखो, मूवमेंट हो रहा है किसके अगेंस्ट? मूवमेंट हो रहा है फूल का इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट कहां से आएगा? राइट साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे आएगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस लाइट आनी चाहिए। अगर लाइट आई तो फ्लावर ओपन होगा, लाइट बंद हो गई तो फ्लावर क्लोज होगा। ये भी टाइप है कौन सी मूवमेंट का? नास्टिक मूवमेंट का। तो कुल मिला के बेटा बात यह है कि प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स वो वाली मूवमेंट्स हैं जिनमें होता क्या है, जिनमें मूवमेंट प्लांट पार्ट का इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस होता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जिनमें प्लांट का कोई पार्ट डायरेक्शन के स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत है क्या? एनी डाउट? नहीं ना? तो एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट पेज। हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज, नहीं बेटा हमारे यहां नहीं हो रहा बारिश। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम स्पेशल रेफरेंस के हिसाब से ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। एनिमल्स या ह्यूमंस जो भी हैं, एनिमल्स में बेटा दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, मैं आपको बता चुका हूं। एनिमल्स में एक तो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन। और सेकंड वाला कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज
नर्वस कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में बेटा नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ऑकर्स बिकॉज ऑफ अ वेल डिफाइंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये हम पढ़ चुके हैं। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है, और प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है किसकी वजह से? प्लांट हार्मोन्स की वजह से। वो हम पढ़ चुके हैं। हमको आज यहां पर स्टार्ट करना है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, है ना जी। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस या नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है बिकॉज ऑफ a system which is known as nervous system। ह्यूमंस में, एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है ना जी। और नर्वस सिस्टम जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट है शायद। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स, और हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अगेन नर्व्स। देख लेंगे हम। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले बेटा हमको पता होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। 9th क्लास में नर्वस टिश्यू के बारे में आप लोग पढ़े हो। नर्वस टिश्यू से बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम, एंड दिस नर्वस टिश्यू, ध्यान से सुनियो मैं क्या बोलने वाला हूं। जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ, नर्वस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स आते हैं। क्या क्या? नर्व सेल्स, nerve cells are also known as neurons। बताओ, नर्व सेल्स के अलावा नर्वस टिश्यू में कोई और सेल आएगा क्या? टेल मी। बेटा डेंड्रॉन्स आर द पार्ट्स ऑफ द नर्व्स, न्यूरॉन्स। डेंड्रॉन्स न्यूरॉन्स के ही पार्ट्स होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? नो सर, नो सर, आएगा, देख लो। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स विच आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। एक्सॉन भी न्यूरॉन का ही पार्ट है। अब सुनो, ज्यादा शोर मत करो, अब सुनो। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स विच आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, प्लस न्यूरोगलियल सेल्स। अब तुम लोग ने ये पहली बार सुना होगा नाम, डेफिनेटली सुना नहीं होगा आज तक, या सुना है किसी ने? बताओ, न्यूरोग्लियल सेल सुना है? नहीं, ग्रेट। तीसरा टाइप का सेल है एपेंडाइमल सेल, ये भी पहली बार सुना होगा। EPEN DYMAL, एपेंडाइमल सेल्स। और चौथा टाइप का सेल भी होता है, इनको हम बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरो
सेक्रेटरी सेल्स। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है बेटा, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। आपने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। सेकंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स। ये पहली बार सुना, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन डिटेल में आपको 11th क्लास में ही पढ़ाऊंगा, वहां पर डिटेल में पढ़ना है। एपेंडाइमल सेल्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो कुल मिला के बात यह है, हमारा नर्वस टिश्यू 4 तरह के सेल्स, ओनली 4 सेल्स नहीं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है। फर्स्ट वन इज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, सेकंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स, थर्ड वन इज एपेंडाइमल सेल्स एंड फोर्थ वन इज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यही नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। तो मतलब कहने का यह है कि हमको इस नर्वस टिश्यू में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा न्यूरॉन्स के बारे में या नर्व सेल्स के बारे में। बताओ किस किस को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है? एनीबॉडी? आता है? यस, आई आता है सर, वेरी गुड। तो ठीक है, आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है। एक काम करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आप लोगों से ही सुनूंगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। पहले इसको डन कर दो स्क्रीनशॉट लेके, फिर न्यूरॉन को हम रिपीट करेंगे। रिपीट मतलब आप लोग मुझे पढ़ाओगे, है ना? हाँ जी। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं हम अगले पेज पे, राइट? हमारे पास कितना टाइम है? हो गया क्या? हो जाएगा क्या ये? चलो ठीक है, देखता हूं, हो जाएगा। 1 मिनट मुझे डायग्राम लेने दो। न्यूरॉन, एक मिनट बेटा, हल्का सा वेट करो। बढ़िया सा डायग्राम मिले तो अच्छा होगा। जरा ये देखो। हाँ जी, जरा ये डायग्राम देखो। क्लास का आफ्टर क्लास बताओ भाई, डायग्राम कैसा लग रहा है? दिखाई दे रहा है ना? बस हल्का सा मैं इस डायग्राम के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करूंगा, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। देख लियो। तो क्या मैं बोलने वाला हूं, ये एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल। नर्व सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। तुम लोग को पता होगा
इंसान की बॉडी में सबसे लंबा सेल यही है। इसका लेंथ लगभग लगभग 1 मीटर तक हो सकता है ना। और इस सेल की एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें डिवीजन नहीं होता। दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ये पता है ना, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे आर अनेबल टू डिवाइड। इज इट ओके? अब देखो बेटा, इस न्यूरॉन में स्ट्रक्चर में अगर तुम देखो तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे, सेल बॉडी। व्हाट इज दिस सेल बॉडी? सेल बॉडी न्यूरॉन का, नर्व सेल का वो वाला पार्ट है जिसके अंदर भाई न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी के बहुत सारे नाम हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सोमा, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटॉन, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरी कैरियन, या सिंपली आप सेल बॉडी लिखो, कोई टेंशन नहीं है। इस सेल बॉडी के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस भी होगा। सेल बॉडी से ट्री लाइक ब्रांचिंग्स अराइज होते हैं। देख लो, ट्री लाइक ब्रांचिंग्स, ट्री लाइक ब्रांचिंग्स, ट्री लाइक ब्रांचिंग्स। बेटा, इन ट्री लाइक ब्रांचिंग्स को हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। सेल बॉडी से ट्री लाइक ब्रांचिंग्स अराइज होते हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। और इस सेल बॉडी से एक लंबा सा एक और ब्रांच अराइज होगा, लंबा सा फाइबर अराइज होगा। उस लंबे से ब्रांच को बेटा हम एक्सॉन बोलते हैं। एक तो छोटे छोटे ट्री लाइक ब्रांचिंग्स अराइज होंगे और एक लंबा सा फाइबर अराइज होगा विच इज नोन एज एक्सॉन। ठीक है। इस एक्सॉन के एंड पे देखो बेटा, एक्सॉन के एंड पे भी थोड़ा सा ब्रांचिंग होती है। दिस पार्ट ऑफ द एक्सॉन इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। अब देखो, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके एक्सॉन के ऊपर एक फैटी कवरिंग होती है, एक लिपिड कवरिंग होती है। लिपिड बोले तो फैट। सब न्यूरॉन्स के एक्सॉन में ये नहीं होता। कुछ कुछ न्यूरॉन्स, देयर आर सम न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन पे लिपिड कवरिंग होती है। इस लिपिड कवरिंग को बेटा माइलिन शीथ बोलते हैं। लेकिन ऐसे भी न्यूरॉन्स हैं जिनमें लिपिड कवरिंग एक्सॉन के ऊपर होती ही नहीं है ना। माइलिन शीथ कुछ लिपिड सेल्स का बना होता है। दो सेल्स आर नोन एज शिवैन सेल्स। खैर, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल ये रहने दो। मैंने कहा देयर आर सम न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि माइलिन शीथ के बेसिस पे न्यूरॉन्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक, उनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और दूसरे, उनको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे। यस, नॉन माइलिनेटेड। यहां पर जो डायग्राम दिया है, इट इज अ डायग्राम ऑफ अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, myelinated neurons are also known as medullated neurons. Non-myelinated are known as non-medulated neurons. Non-medulated neurons. क्या समझे? आगे की कहानी, आगे की कहानी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आप लोग एक काम कीजिए बेटा, इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ग्रेट, बहुत बढ़िया।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, आप लोग क्लास छोड़ सकते हो, आगे की क्लास में हम बाकी कहानी बताएंगे। गुड बाय, गुड इवनिंग, खुदा हाफिज, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गुड बाय। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग बेटा, बाय, गुड बाय।